सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि आरबीआई ने अनाउंस किया है फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। ये फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है और इसकी जो मैच्योरिटी है वो 2034 तक है, 2034, ये याद रखना। और जो इंटरेस्ट रेट है फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स पे वो है 8% का। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। और ये जो बॉन्ड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, ये गारंटीड रिटर्न्स ऑफर करता है, यानी कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन ये टैक्सेबल होता है, इसमें आपका टैक्स डिडक्ट किया जाता है। इसकी डिटेल्ड न्यूज आगे देखते हैं। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे हमारा मई का आरबीआई न्यूज फर्स्ट एंड सेकंड वीक का। ये फर्स्ट प्लस सेकंड वीक का कंपोजिट आरबीआई न्यूज का सेशन है मई 2024 का। इस सेशन के नोट्स मत बनाना, इवन किसी भी सेशन के नोट्स नहीं बनाने आपको। आपको नोट्स पीडीएफ वीकली और मंथली एज वेल एज हर एक लेक्चर की टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में अवेलेबल कर दी जाएगी, वहां से जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीकली या फिर मंथली का आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो और उसको याद करो, अच्छे से रिवीजन करो। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो आप सर्च करना टेलीग्राम में, @right approach_banking, इसको ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम चैनल का नाम है @right approach_youtube, तो इसको भी ज्वाइन कर लेना। जितने भी लेक्चर्स होंगे, वीकली मंथली पीडीएफ वगैरह होंगे, और भी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेगी वो आपको चैनल में और ग्रुप में दोनों जगह प्रोवाइड कर दी जाती है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और हर एक सेशन को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो आरबीआई ने अनाउंस किया है फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड। फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड, इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड इशू बाय होम, तो आपको पता होना चाहिए ये आरबीआई इशू नहीं करता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है। लेकिन आरबीआई अनाउंस करता है कि हम ये इशू कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। और ये गारंटीड रिटर्न्स ऑफर करता है, यानी कि आपको रिटर्न मिलेंगे मिलेंगे। और जो इंटरेस्ट रखा गया है रिटर्न के लिए वो 8% का रखा गया है, तो इंटरेस्ट को याद रखना। और जो इसकी मैच्योरिटी होगी वो 2034 तक होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी डिटेल्ड न्यूज क्या है। सॉरी। सो आरबीआई ने अनाउंस किया है 8% इंटरेस्ट रेट ऑन फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड 2034। ईयर भी ध्यान रखना, इंटरेस्ट रेट भी ध्यान रखना, और इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, एग्जाम में आने के हाई चांसेस है। ये एक वेरिएबल रेट बॉन्ड होता है। इसको वेरिएबल रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो हर एक 6 महीने में चेंज होता रहता है, इसको भी याद रखो। जो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड होता है वो एक वेरिएबल रेट बॉन्ड होता है जिसका इंटरेस्ट रेट हर 6 महीने में चेंज होता रहता है। और ये जो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड होते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, ठीक है। और ये गारंटीड और रिस्क फ्री रिटर्न्स ऑफर करता है, यानी कि इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको पता है कि आपके पास रिटर्न आएगा ही आएगा। तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में मोस्टली लगाया जाता है। और ये जो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड होते हैं FRSB, ये लिंक्ड है किससे? एनएससी से। एनएससी क्या है? नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। इसका जो रेट होता है उससे ये लिंक है, यानी कि आप ये समझ सकते हो कि नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट का जो इंटरेस्ट रेट होगा उसमें मैक्सिमम 0.35% तक की रेंज में फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड होगा। ऐसे इसको याद रखो, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2024 से, यानी कि इस साल फिजिकल ईयर 2025 में हम कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि कैलेंडर ईयर 2025 में पूरा एक साल में
जो आपका नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट रेट है वो 7.7% है, तो इसको भी याद रखना। एफ आर एस बी फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड कितना है, 8% है। और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट कितना है, 7.7% है, जो कि हमारा पोस्ट ऑफिस इशू करता है। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। ओके, तो ये जो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड है, ये हमने अभी पढ़ा था कि एक वेरिएबल रेट बॉन्ड है जो कि हर 6 महीने में जिसका इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। इसका जो इंटरेस्ट है फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड का, वो सेमी एनुअली यानी कि साल में 2 बार, कितनी बार, साल में 2 टाइम्स ये दिया जाता है। कब कब, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, हर साल। तो ये मंथ भी याद रखना, 1 जनवरी और 1 जुलाई। ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन आरबीआई की सारी न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। सो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड जो है वो एक टैक्सेबल बॉन्ड है, यानी कि इस पे टैक्स लिया जाता है। ये टैक्स फ्री नहीं है, जैसे कि कुछ स्कीम्स होती है जो कि टैक्स फ्री होती है, बट ये टैक्सेबल है, इसमें टैक्स आपका काटा जाएगा। और ये जो टैक्स होगा वो इनकम टैक्स आईटी एक्ट 1961 के तहत होगा, आगे वो शायद मेंशन भी होगा। तो ये जो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड है, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। और कब किया था, जुलाई 2022 में इंट्रोड्यूस किया था। ये ईयर और मंथ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी हर एक बात को ध्यान से अटेंटिवली सुनो। और इस न्यूज में से एक क्वेश्चन आने के बहुत अच्छे चांसेस है, अब वो हो सकता है किसी में भी आ जाए, आरआरबीपीओ में, क्लरिकल में, या एसबीआई में, आईबीपीएस में। बट आपको ये न्यूज अच्छे से मगअप करनी है, समझना है, याद करने से पहले समझना आवश्यक है। अब ये जो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड है, इसकी जो मैच्योरिटी है, कितने साल बाद ये मैच्योर होगा, तो वो 7 ईयर्स की है। कितनी है, 7 ईयर्स। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी की जाती है फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में, तो वो 1,000 रुपए की है, ये बात याद रखना। और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, ये भी याद रखना। अगर आप मान लो कि आपने जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1,000 रुपए की कर दी, अब उसके बाद आप किसके मल्टीपल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो 1,000 ही होगा। यानी कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन इस वे में आप डिपॉजिट कर सकते हैं इस बॉन्ड में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहले 1,000 रुपए दिए फिर आप 50 या 100 रुपए दे रहे हैं, या आप डायरेक्टली 250 रुपए दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो इसका मल्टीपल है वो डिसाइडेड है कि 1,000 के मल्टीपल में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो 1,000, 2,000, 3,000 और कंटिन्यूअसली जितना आपको करना है उतना आप कर सकते हो। यहाँ पर ये चार्ट देखो, जो मिनिमम अमाउंट है वो 1,000 रुपए का है, मैक्सिमम कोई अमाउंट नहीं है। टेन्यूर या फिर मैच्योरिटी भी कह सकते हो आप, 7 ईयर्स की है। इंटरेस्ट नेचर कैसा है, फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग क्यों है, क्योंकि ये जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता घटता रहता है। और 0.35% नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की जो रेंज होती है उसमें लाई करता है। पेमेंट फ्रीक्वेंसी इसकी जो होती है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था, सेमी एनुअली होती है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। इनमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है, तो एक तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती है और एक इंडिविजुअल, ये दोनों ही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनआरआईज इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात याद रखना। नॉन रेसिडेंशियल इंडिविजुअल्स इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड इंटरेस्ट रेट है वो 8% से कर दिए गए हैं। और ये कब से एप्लीकेबल है, तो ये 30 अप्रैल 2024 से, अभी जो हमारा लास्ट मंथ गया है उससे लेकर 29 अक्टूबर 2024 तक ये रेंज करेगा, इस टेन्योर में ये अप्लाई होगा। ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनको आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है, इनका आप ट्रेड नहीं कर सकते, ये नॉन ट्रेडेबल होते हैं। तो अगर ऑप्शन में आता है कि दीज आर ट्रेडेबल बॉन्ड्स, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो ट्रेडेबल नहीं है। इसको आप ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, किसी और को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। साथ ही साथ में आप बैंक से अगर कोई लोन लेते हैं, तो जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस को एज अ कोलेट्रल यूज कर सकते हैं बैंक में एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, इसको आप यूज नहीं कर सकते। फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में जो आपका डिपॉजिट होगा उसको आप कोलेट्रल के तौर पे बैंक में जमा नहीं कर सकते, तो ये भी याद रखना। तो पहली चीज, ये टैक्सेबल बॉन्ड है, ठीक है, ध्यान से सुनो। पहली चीज, ये टैक्सेबल बॉन्ड है। दूसरी चीज, इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। तीसरी चीज, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते।
टेन्यूर इसका याद रखना, कब से अप्लाई हुआ है, कब से कब तक है, ये भी याद रखना। अब आते हैं अगली न्यूज पे। अब बात आता है प्री मैच्योर रिडम्पशन। जैसे मान लो आपने किसी एक पर्टिकुलर बैंक में एफडी करवाई, तो उस एफडी में एक मिनिमम टेन्यूर होता है कि 7 डेज तक आपको अमाउंट रखना ही पड़ेगा, उसके बाद आप उसको तुड़वा सकते हैं और कुछ चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। ऐसे ही फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में भी प्री मैच्योर यानी कि उसकी मैच्योरिटी से पहले भी आप अपना अमाउंट निकाल सकते हैं या फिर उसको क्लोज करवा सकते हैं। किसको? फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट को। और ये किसके लिए है? अब यहाँ पर एक एज है पर्टिकुलर, कोई भी इन्वेस्टर होगा जिसकी एज 60 साल से ऊपर होगी, याद रखना, जिसकी एज 60 साल से ऊपर होगी वो अपनी इस फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड की मैच्योरिटी से पहले इसको निकलवा सकता है। अब यहां पर कुछ कंडीशंस है, वो ये है कि अगर जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड का, वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में कितना कितने साल का है। तो अगर आपकी एज ग्रुप 60 साल से ऊपर है और 70 के बीच में है, 60 to 70 ईयर्स के बीच में है, तो आपको 6 साल तक फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड का जो अमाउंट है, जो उसका बॉन्ड है, वो आपको रखना पड़ेगा। 6 साल बाद आप उसको ब्रेक करवा सकते हैं। अगर आपकी एज 70 to 80 ईयर्स की रेंज में है, तो 5 साल बाद आप उसका क्लोज करवा सकते हैं। अगर आपकी एज 80 से ऊपर की है, तो 4 साल के बाद आप उसका क्लोज करवा सकते हैं। और मैच्योरिटी का टाइम क्या था इसका? वो था 7 ईयर्स का। यानी कि जिन लोगों की एज 60 साल से नीचे है, उनको 7 साल की कंप्लीट मैच्योरिटी कवर करनी ही पड़ेगी। उनके लिए कोई भी प्रोविजन नहीं है प्री मैच्योर क्लोज करवाने का, राइट। नॉन रेसिडेंट इंडियंस एनआरआईज ये एलिजिबल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड में। जो इंडिविजुअल्स है जो इंडिया में रह रहे हैं, जिसमें कि जॉइंट होल्डर्स भी आ सकते हैं, ये भी याद रखना है। स्टेटमेंट अगर आपके आ जाए एग्जाम में तो पता होना चाहिए। तो या तो आप इंडिविजुअल हो या फिर आप इंडिविजुअल की कैटेगरी में जॉइंट अकाउंट होल्डर भी हो, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ये दोनों ही एलिजिबल है, ठीक है। दीज बॉन्ड्स आर टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये भी याद रखना। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, हमने अभी पढ़ा था कि मिनिमम जो अमाउंट है इसमें डिपॉजिट करने का फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड स्कीम में, वो 1000 है। उसके बाद आप 1000 के मल्टीपल में इसमें कितना ही अमाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आपको कैश में ये डिपॉजिट करवाना है या इसका सब्सक्रिप्शन लेना है, तो 20,000 तक कैश सिर्फ अलाउड है। उसके बाद की जितनी भी पेमेंट है, या तो आप चेक से करो, डिमांड ड्राफ्ट से करो, और जो भी उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है उनसे कर सकते हो, या फिर आप पूरी की पूरी पेमेंट चेक और ड्राफ्ट वगैरह से भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम जो कैश की लिमिट है वो 20,000 है, राइट। अब आते हैं अगली स्लाइड पे। तो ये जो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड है, ये एज अ कोलेट्रल लोन के लिए बैंक में यूज नहीं हो सकता, यानी कि आप इसके बदले लोन सैंक्शन नहीं करवा सकते, इसको गिरवी नहीं रख सकते हम बैंक के पास। जो कि लाइफ इंश्योरेंस के केस में होता है, उसको आप गिरवी रख सकते हैं। कोलेट्रल वो होता है कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपको बैंक के पास गिरवी रखना होता है इन रिटर्न ऑफ सम अमाउंट, ताकि इनकेस अगर आप वो अमाउंट डिपॉजिट ना कर पाओ या अमाउंट वो आप दे ना पाओ लोन का, तो बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ना बने, एनपीए ना बने। तो बैंक को उस रिस्क को कवर करने के लिए एक सर्टेन कोलेट्रल की डिमांड होती है। ये जो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड होते हैं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, इसको याद रखना। अगर एग्जाम में पूछता है कि फिजिकल फॉर्म में, तो मना कर देना, गलत होगा। ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। और जो भी इसके क्रेडिट होता है, यानी कि जो भी आप अमाउंट डालते हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड का, वो कौन सा अकाउंट होता है? वो होता है बॉन्ड लेजर अकाउंट। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड का जो क्रेडिट होता है वो कौन से अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जाता है, तो बॉन्ड लेजर अकाउंट नाम से है, BLA। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो रिसीविंग ऑफिसर्स है, ऑफिस है, यानी कि जो बैंक्स वगैरह है जो कि फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड स्कीम को आपको प्रोवाइड कर सकते हैं या उसको एक्सेस करवा सकते हैं। एसबीआई की कुछ सिलेक्टिव ब्रांचेस, ये आपको पता होना चाहिए। नेशनलाइज्ड बैंक्स, जिसमें हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आते हैं,
जैसे कैनरा बैंक है, पीएनबी है, एसेट्रा एसेट्रा। टोटल 11 बैंक्स है नेशनलाइज्ड। एसबीआई को हटा के, एसबीआई को मिला के 12 है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एसबीआई की कुछ ब्रांचेस होगी, नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गए, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक। तो 3 आपके प्राइवेट बैंक इसमें अलाउड है। आपको पता होगा कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये डी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है, डीएसआईबीज है। यानी कि ये टू बिग टू फेल है। अगर ये फेल हो जाते हैं तो हमारी इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो याद रखना कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये हमारे डीएसआईबीज बैंक है, टू बिग टू फेल। काफी इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए। हमारे जो आरबीआई गवर्नर है वो एट प्रेजेंट 25th नंबर के गवर्नर है, श्री शक्तिकांता दास जी। इस्टेब्लिशमेंट आरबीआई का हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, और 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। कौन से मंथ में हुआ था ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो आरबीआई ने अपडेट किया है गाइडेंस नोट। अब ये गाइडेंस नोट किया है और क्यों है? ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। देखो, अगर आपके पास कोई भी कंपनी है, उसकी जो फंक्शनिंग है, यानी कि जो वो ऑपरेशन आप उस कंपनी का कर रहे हो, जैसे आपके एम्प्लॉयज की सैलरी या जो अदर फैक्टर्स के रिस्क रहते हैं, ऐसे ही बैंक के कुछ ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट होते हैं जिनके ऊपर गाइडेंस नोट आरबीआई ने रिलीज किया है। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर के लिए है। तो ये भी याद रखना, किसके लिए? फाइनेंशियल सेक्टर के लिए है। और किसके लिए है? ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। अब ये न्यूज देखो डिटेल में। तो आरबीआई ने अपडेट किया है, यानी कि बना तो पहले दिया था, अब इसमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ अपडेट डाली है। नाम है गाइडेंस नोट ऑन ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल रेजिलियंस फॉर फाइनेंशियल सेक्टर। अब ये जो अपडेट डाली है इसमें एनबीएफसीज को इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि अब एनबीएफसीज जो है उनको भी ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, एचएफसीज, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो याद रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि अभी जो हाल फिलहाल में आरबीआई ने अपडेट दिया है गाइडेंस नोट ऑन ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल रेजिलियंस फॉर फाइनेंशियल सेक्टर, उसमें किस किस एंटिटी को इंक्लूड किया गया है, तो ऑप्शन दे देगा लोकल एरिया बैंक, आरआरबीज, या पेमेंट बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। तो एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये याद रखना। साथ ही साथ में ये जो गाइडेंस नोट है ऑन ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, ये एप्लीकेबल है उन सभी रेगुलेटेड एंटिटीज पे। रेगुलेटेड एंटिटीज वो होती है जिनके ऊपर आरबीआई बैठा होता है सुपरविजन करने, और उनको रेगुलेट करता है कि क्या फंक्शनिंग कर रहे हैं, कैसे एक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे पब्लिक को कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो सभी रेगुलेटेड एंटिटीज, जिसमें सभी तरीके के कमर्शियल बैंक्स आते हैं। कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स, ये सभी। साथ ही साथ में सभी तरह के प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और स्टेट या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और अब एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इन सभी पे ये चीज लागू होती है। इन सभी को याद कर लेना, एग्जाम में पूछ लेता है। लास्ट ईयर आरआरबी पीओ मेंस में पूछा भी था एक क्वेश्चन में कि कौन सी एक एंटिटीज पे ये एप्लीकेबल नहीं होता। एक कोई न्यूज थी उसके टाइम पे, लास्ट ईयर आरआरबी पीओ मेंस के टाइम पे, जो कि 10 सितंबर 2023 को हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस किस रेगुलेटेड एंटिटीज पे ये एप्लीकेबल होता है। तो प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट या फिर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, और एनबीएफसीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ में ये एप्लीकेबल होता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, टास्क के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एनएचबी है, नेशनल हाउसिंग बैंकिंग, सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबफिड है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो टोटल हमारे पास 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। कितने हैं? 5। इनको याद रखना, सबके नाम याद कर लो, कोई भी नाम मिस नहीं होना चाहिए अच्छे से। आरबीआई हमारा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये बात याद रखो। IFSCA भी हमारा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये याद रखो। साथ ही साथ में सेबी, ये भी हमारा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये भी याद रखो। 5 कौन कौन से? एग्जिम बैंक है, नाबार्ड है, NHB है, सिडबी एंड नाबाफिड। अब देखो, जो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट था वो किस किस रेगुलेटेड एंटिटीज पे एप्लीकेबल था, वो हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। अब किस पे एप्लीकेबल नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, कि ये जो गाइडलाइंस है वो किस किस एंटिटीज पे एप्लीकेबल नहीं है। तो लैब्स यानी कि लोकल एरिया बैंक, इन पे एप्लीकेबल नहीं है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन पे एप्लीकेबल नहीं है। पेमेंट बैंक, इन पे एप्लीकेबल नहीं है। एनबीएफसी पे भी पहले एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, अब इसको इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये पॉइंट डाला है ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो अभी 3 एंटिटीज पे ये एप्लीकेबल नहीं है, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक। इनको अलग से कोई भी कैपिटल सेपरेट नहीं रखना फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। तो ये तो हमने पॉइंट पढ़ ही लिया था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आरबीआई ने 3 लाइन ऑफ डिफेंस मॉडल इंट्रोड्यूस किए हैं। किसने? आरबीआई ने 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस मॉडल इंट्रोड्यूस किए हैं फॉर ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट। इनके नाम याद रख लो बस, बहुत है, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना इसमें। एक है बिजनेस यूनिट, दूसरा है OORF यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट OORF और बिजनेस यूनिट, और तीसरा ऑडिट फंक्शन। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, इनको भूलना मत। ठीक है, अब आते हैं अगली स्लाइड पे। अब ये जो कुछ अप्रोच है, यानी कि ऑपरेशनल रिस्क मैनेज करने के लिए पहले कुछ अप्रोच थी, जिनको अब पूरा कंबाइंड करके या उनकी जगह पे एक दूसरी अप्रोच अब इंट्रोड्यूस कर दी गई है। तो एक अप्रोच थी बेसिक इंडिकेटर अप्रोच BIA, दूसरी थी स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच PSA, तीसरी थी अल्टरनेटिव स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच ASA, और चौथी थी एडवांस्ड मेजरमेंट अप्रोच AMA। खैर आपको ये सब याद नहीं रखना, बस मैं आपको समझा रहा हूँ ये वाले पॉइंट्स, तो इसको ज्यादा देख के टेंशन मत लेना, बस समझ लो कि ये जो अप्रोच थी इनको हटा के अब एक नई अप्रोच डाल दी गई है। ये अप्रोच क्या करती थी? ये अप्रोच जो आपका मिनिमम ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल था, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी वो ये उसके काम आती थी। ठीक है, तो मिनिमम ऑपरेशनल रिस्क कैपिटल की रिक्वायरमेंट को मेजर करने के लिए ये सब अप्रोच काम आती थी। और अब इन सभी की जगह पे कौन सी अप्रोच डाल दी गई है? उसका नाम है बेसल थर्ड स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। ये याद रखो बस, बेसल थर्ड स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, जो कि अप्रैल 2023 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था और ये तभी से लागू कर दी गई थी। राइट, अब आते हैं अगली स्लाइड पे। ऑपरेशनल रिस्क क्या होते हैं? आपको मैंने बताया था अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फ्रॉड इन केस अगर हो जाता है आपकी बैंक में या फिर किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर में, इसको टैकल करने के लिए सिस्टम में फेलियर हो जाता है, या फिर टेररिज्म, एम्प्लॉयज की सैलरी कंपेंसेशन वगैरह जो भी होता है वो, और टेक्नोलॉजी फेलियर वगैरह कुछ भी होता है इनकेस, और सेफ्टी वगैरह के मामले में। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशनल रिस्क होता क्या है, ये याद नहीं करना आपको, बस ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं ये जो स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच है SA फॉर ऑपरेशनल रिस्क इन बेसल सेकंड। बेसिकली क्या था कि बेसल सेकंड के टाइम पे ये अप्रोच लाई गई थी, लेकिन अब इसको बेसल थर्ड नाम से जाना जाता है। और इसका एक परसेंटेज क्राइटेरिया था कि एक फाइनेंशियल सेक्टर को कितना परसेंट ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट में रखना चाहिए, तो वो 12 से 18% था। इसको याद कर लेना, 12 से 18% की रेंज में है बस। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो बेसल कमेटी थी जिन्होंने 7 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेशनल रिस्क आइडेंटिफाई किए थे कि कौन कौन से 7 कैटेगरीज हो सकती है ऑपरेशनल रिस्क की। ये आपको याद नहीं करने, बस इनको रीड कर लो, बहुत है।
जैसे इंटरनल फ्रॉड बैंक में, एक्सटर्नल बैंक के बाहर कोई होता है, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस एंड सेफ्टी वगैरह के मामले में, क्लाइंट्स, प्रोडक्ट्स, ये सब, फिजिकल एसेट्स का डैमेज वगैरह होता है, बिजनेस फेलियर या फिर डिसरप्शन रुक जाता है, डिलीवरी प्रोसेस मैनेजमेंट वगैरह जो भी होता है। बस आपको याद रखना है कि 7 टोटल कैटेगरीज है, तो 7 को याद रखो, बस ये इंपॉर्टेंट है। और पूछ लेते हैं कि बेसल कमेटी के अनुसार कितने कैटेगरीज है ऑपरेशन रिस्क को मैनेज करने के लिए, तो वो 7 है। ठीक है, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन से एरियाज में हमको ऑपरेशनल रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, फिगर आउट करना है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो आरबीआई ने लॉन्च किया है, अभी आरबीआई की जून में मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट होगी, तो उस मॉनेटरी पॉलिसी के कंडक्ट होने से पहले सर्वे लॉन्च किया है जो कि हंसा ग्रुप करता है। सो ये जो सर्वे है, ये 2 सर्वे अभी आरबीआई ने किए हैं। एक है IESH यानी कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे फॉर हाउस होल्ड, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि महंगाई की क्या एक्सपेक्टेशंस है उसका सर्वे करना है, ये घरों का जो होता है, हाउस होल्ड्स का। दूसरा है CCS कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, यानी कि जो कंज्यूमर होता है, जो कि सामान वगैरह खरीदता है, उसका क्या विचार है, वो उसके मामले में सर्वे होता है। सो आरबीआई ने लॉन्च किए हैं IESH यानी कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस सर्वे ऑफ हाउस होल्ड्स एज वेल एज CCS कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल इनपुट्स फॉर अपकमिंग बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी शेड्यूल्ड फॉर 5 to 7 जून। कब शेड्यूल होने वाली है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसमें टेंशन मत लो। याद रखो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली होती है, यानी कि 2 महीने में एक बार तो उसको मैंडेटरी है, करना ही करना है, राइट। और बाकी कितने मेंबर्स होते हैं इसके लाइक कमेटी में, इनके जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे श्री शक्तिकांता दास जी हैं, आरबीआई के 25th गवर्नर। बाकी मेंबर्स के बारे में हम कभी और लेक्चर में डिटेल में जाएंगे। ये जो सर्वे किए गए हैं, ये प्राइस मूवमेंट जो हो रहे हैं हमारे कंट्री में, और जो महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन वगैरह घट रही है, बढ़ रही है, वो उसका एक तरीके से असेसमेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं इंडिविजुअल कंजम्पशन के आधार पे। किसके आधार पे? इंडिविजुअल कंजम्पशन, यानी कि एक सिंगल इंसान कितना कितना कंज्यूम कर रहा है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं प्राइस मूवमेंट के, और ये 19 सिटीज में सर्वे किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, राइट। हंसा रिसर्च ग्रुप, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ की है? मुंबई की है, इसको याद रखो। ये सर्वे करता है आरबीआई के बिहाफ पे, दोनों। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर आपको पता होने चाहिए, स्वामीनाथन जानकीरमन जी पहले है, एम राजेश्वर राव दूसरे हैं, टी रविशंकर एंड माइकल डी पात्रा। तो स्वामीनाथन जानकीरमन, माइकल डी पात्रा, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव, ये सारे डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के। अब अगली न्यूज आ गई। सो आरबीआई ने लाइसेंस दिया है फाई को, एफ आई फाई कंपनी है, किसकी सब्सिडरी है? एपीफाई। एपीफाई में देखो FI लास्ट में है ना, तो यही है, ऐसे याद रखो। एपीफाई टेक्नोलॉजी की कंपनी है, जो कि एक एनबीएफसी कंपनी है, और अब एनबीएफसी बन चुकी है, बेसिकली इसको एनबीएफसी का लाइसेंस दे दिया गया है। अब इसको किसी भी अमाउंट के लिए दूसरे बैंक्स पे या फिर अदर एनबीएफसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, वो लोन आगे प्रोसेस करने के लिए कस्टमर को, अब ये खुद से भी लोन सैंक्शन कर सकता है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। आरबीआई का एक डेटा आया है जिसमें क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग के बारे में बताया गया है कि क्रेडिट कार्ड से कितनी कितनी स्पेंडिंग हुई है फाइनेंशियल ईयर, फिजिकल ईयर 2024 में। इनका कहना है आरबीआई का कि जो क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हुई है, उसमें बढ़ोतरी हुई है कितने की? 27% से, 27% से इंक्रीज हुआ है, याद रखो। और कितना हो चुका है इंक्रीज होके? 18.26 ट्रिलियन डॉलर। कौन से ईयर में? फिजिकल ईयर 2024, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से लेकर और 1 मार्च 2024 तक, सॉरी 31 मार्च 2024 तक, 1 साल का डेटा है। और इसमें जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग है वो फिजिकल ईयर 2023 के कंपैरिजन में 27% इंक्रीज होके अब
18.26 ट्रिलियन डॉलर आ चुकी है। फिजिकल ईयर 2023 में कितना था? 14 ट्रिलियन रुपए था, ये याद रखना। तो 14 ट्रिलियन में 27% का इजाफा हो गया, कितना हो गया? 18.26 ट्रिलियन रुपीज। जो टोटल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग हुई है मार्च के महीने में, कौन से महीने में? मार्च के महीने में। अभी हमने बात की थी पूरे एक फिजिकल ईयर की, अब हम बात कर रहे हैं मार्च की। मार्च 2024 में, जो अभी 2 महीने पहले गया है, उसमें जो टोटल क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग हुई है वो 1.64 ट्रिलियन रुपीज हुई है। ये ध्यान रखना, याद करने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखना। जो टॉप 4 क्रेडिट कार्ड इशूअर है 2024 में, वो कौन है? मोस्टली यही होते हैं रैंकिंग में। HDFC टॉप पे है, SBI सेकंड, ICICI थर्ड, एक्सिस फोर्थ। इन चारों को याद कर लेना। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन टॉप 4 में नहीं है, तो वो आपको बताना पड़ेगा ऑप्शन में। अब RBI के मुताबिक जो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं मार्च 2027 तक, अब ये पूरे सालों की बात हो रही है, जितने भी फिजिकल ईयर गए हैं उन सभी की बात हो रही है। और मार्च 2024 तक कितने क्रेडिट कार्ड इशू किए जा चुके हैं बैंकों के द्वारा? तो वो है 101 मिलियन। देखो, 10 मिलियन आपका होता है 1 करोड़, और 100 मिलियन आपका होता है 10 करोड़। यानी कि लगभग 10 करोड़ से ऊपर आपके क्रेडिट कार्ड्स इशू किए जा चुके हैं। 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो 10 करोड़ 10 लाख क्रेडिट कार्ड आपके इशू किए जा चुके हैं। कितने? 10 करोड़ 10 लाख। सो इस अमाउंट में भी याद कर लो और मिलियन में भी याद करें, दोनों में याद कर लो। HDFC का अब बताया जा रहा है कि HDFC ने जो क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं फिजिकल ईयर 2024 में, वो 20.6 मिलियन है। बस इसको ध्यान रखो, याद करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत ध्यान रखो कि HDFC ने 20 मिलियन के आसपास क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं और SBI ने 19 मिलियन के आसपास क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं। बस। अब दूसरी न्यूज पे आते हैं। सो इस न्यूज में RBI ने गाइडलाइंस को रिवाइज किया है, कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह डाले होंगे, वो क्या है देखते हैं। कस्टडियन बैंक्स के लिए है ये। जो कस्टडियन बैंक्स होते हैं, इनमें आप कुछ भी, जैसे मान लो आपके गोल्ड है या कुछ आपके अदर डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टी वगैरह के, अगर आप किसी बैंक में वो डिपॉजिट करवाते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए, जिसमें थेफ्ट ना हो, डकैती वगैरह ना हो, तो उन बैंक्स को कहते हैं कस्टडियन बैंक्स। ट्रेडिशनल बैंक्स वो होते हैं जिनका काम सिर्फ बैंकिंग फंक्शनिंग का होता है, डिपॉजिट कैश वगैरह ये सब शो होते हैं ना, चेक वगैरह। लेकिन जो बैंक ट्रेडिशनल होता है, अगर वो लोकर फैसिलिटी देना शुरू कर दे तो वो कस्टडियन बैंक की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये गाइडलाइंस है कि जो कस्टडियन बैंक्स है वो इरिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स जो होते हैं वो अब T+1 डेज में उसको क्लियर करेंगे, जो कि पहले T+2 डे था। T मीन्स होता है ट्रेड डे, जैसे कि मैंने आज ट्रेड किया और कल का दिन, यानी कि आज प्लस कल के दिन तक जो पूरी एक सेटलमेंट है वो मुझे करनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी है। और ये स्टॉक्स के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है? स्टॉक्स के रिगार्डिंग। ये आपको याद रखना है। तो याद रखना कि जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है कस्टडियन बैंक्स के लिए, ये है कि टू इशू इरिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स। इरिवोकेबल होता है जिसको आप मना नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको आप रिफ्यूज नहीं कर सकते। आपको वो पेमेंट का जो कमिटमेंट आपने दिया है वो पूरा करना ही पड़ेगा। मैक्सिमम इंट्राडे रिस्क फॉर कस्टडियन बैंक्स। इंट्राडे होता है एक दिन के अंदर अंदर जो फंक्शनिंग होती है विद इन अ डे, उसको कहते हैं इंट्राडे, यानी कि उस दिन के अंदर की जो रिस्क होती है फॉर कस्टडियन बैंक्स, जो कि इशू करता है इरिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स, विल बी कंसिडर्ड कैपिटल मार्केट एक्सपोजर एट 30% ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट। यानी कि जो कस्टडियन बैंक्स है वो इरिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स का जो होगा, वो जो मार्केट एक्सपोजर होगा कैपिटल का, वो 30% तक रखा जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। पहले ये 50% तक था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब 30% हो चुका है, पहले 50% तक था। लिमिट ऑफ 30% फॉर रिस्क
इज बेस्ड ऑन एजम्पशन ऑफ अ 20%। अभी जो 30% का अभी सेटलमेंट CME यानी कि कैपिटल मार्केट एक्सपोजर ऑफ द सेटलमेंट अमाउंट रखा गया है, ये इसमें दो फैक्टर्स हैं, एक है 20% का, एक है 10% का, इनको मिला के 30% किया गया है। ये क्या है? 20% है डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट, ये याद रखना, और एडिशनल मार्जिन होगा 10% का। यानी कि हमको कोशिश ये करनी है कि 20% तक अगर आपके प्राइस मूवमेंट में डाउनफॉल आ रहे हैं तो फिर आपको वो जो रिस्क मैनेजमेंट है वो करना पड़ेगा अपने कैपिटल से। इसके अलावा अगर आप ज्यादा भी जाते हैं तो 10% तक आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो टोटल आपका 30% हो जाएगा। तो रिस्क मेजर्स वर अर्लियर T+2। इस न्यूज को दोबारा सुन लो, इस न्यूज में इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग न्यूज हो सकती है बट ज्यादा नहीं है, आप ध्यान से सुनो इसको। आरबीआई ने गाइडलाइंस रिवाइज्ड की है, इंप्लीमेंटेशन की है, कि जो रिस्क मेजर थे जो कि पहले T+2 डे थे वो अब T+1 हो चुके हैं। पहली बात, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। और ये किसके रिगार्डिंग है? टू इशू इरिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स फॉर स्टॉक्स, स्टॉक्स के रिगार्डिंग है। मैक्सिमम इंट्राडे जो रहेगी परसेंटेज वाइज कैपिटल मार्केट एक्सपोजर वो कितना रहेगा? 30% है। बस इसको ध्यान रखो आप, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। कस्टडियन बैंक्स जो होते हैं वो आपके जितने भी फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उनको सेफ रखने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ में ये कुछ सर्विसेज भी ऑफर करते हैं जो कि इनका प्राइमरी रोल है बैंकिंग का। और जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं, आपको मैंने बताया था, इनका जो प्राइमरी रोल होता है वो टेकिंग एंड होल्डिंग डिपॉजिट्स वगैरह होता है कस्टमर से, और लोन वगैरह सैंक्शन करना होता है। एक ट्रेडिशनल बैंक एक कस्टडी भी ऑफर कर सकता है, और जब वो एक कस्टडी सर्विस ऑफर करता है तो उसको कस्टडियन बैंक हम बोल सकते हैं। इरिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स क्या होता है जो हमने अभी पढ़ा था? ये वो ओब्लिगेशंस होती है, यानी कि अब मैंडेटरी हो, आपको ये करना ही पड़ेगा, ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस टू पे देयर कंट्रीब्यूशन इन फ्यूचर। कोई भी क्रेडिट कंपनी होगी या इंस्टीट्यूशन होगा, उसका जो भी फाइनेंशियल एक पार्ट होगा वो आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, उसकी आप गारंटी देते हो। और इसके तौर पे बकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है बिटवीन फाइनेंशियल अरेंजमेंट एंड एन इंस्टीट्यूशन दैट ऑप्ट्स फॉर द IPC। बस इतना ध्यान रखो, ज्यादा डीप में नहीं जाना। इरिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स शॉर्ट वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में, वो होता है जो आपको फ्यूचर में एक अमाउंट पे करना होता है किसी चीज के लिए, किसी के बदले, और उस अमाउंट को पे करने के लिए आप मना नहीं कर सकते, वो होता है इरिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स। सिंपल फॉर्म में याद रखो। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो आरबीआई ने अनाउंस किया है कि जो हमारे स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं जो कि मेनली वर्क करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग, ठीक है, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग काम करते हैं। अब वो बोरो कर सकते हैं, यानी कि पैसा ले सकते हैं फॉरेन करेंसी में। किसमें? फॉरेन करेंसी में, फ्रॉम देयर पेरेंट कंपनी। जैसे मान लो कि राइट अप्रोच है, ठीक है, राइट अप्रोच मेन कंपनी है, अब मैं इसी की एक सब्सिडरी या एक ब्रांच ओपन कर देता हूं किसी दूसरे नाम से, जैसे फाइन अप्रोच, राइट। तो ऐसे में ये जो राइट अप्रोच है ये क्या है? इसकी पेरेंट कंपनी है। तो कभी भी अगर फाइन अप्रोच को फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो राइट अप्रोच अगर मान लो फॉरेन कंट्री में स्टैब्लिश्ड है तो मैं जो पैसा इसको होगा वो फॉरेन करेंसी में दूंगा। तो फाइन अप्रोच अब राइट अप्रोच से फॉरेन करेंसी में पैसा उधार ले सकता है। इतना सा है। आगे देखते हैं न्यूज के। सो आरबीआई ने अलाउ कर दिया है स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को, किस सेक्शन में? याद रखो किस एक्ट में, वो भी याद रखो, सेक्शन 45W, सेक्शन 45W ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। कौन सा? 1934, जिसमें स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स बोरो कर सकते हैं फॉरेन करेंसी में फ्रॉम द ऑथोराइज्ड एंटिटीज या फिर देयर पेरेंट कंपनीज, ये याद रखना है। साथ ही साथ में ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। अब किस अकाउंट में? नोस्ट्रो अकाउंट में। नोस्ट्रो अकाउंट वो होता है जब एक डोमेस्टिक बैंक का अकाउंट किसी दूसरे कंट्री के बैंक में होता है,
और वहां पर वो उसको मेंटेन करता है, उसको कहते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। तो नोस्ट्रो है अ बैंक अकाउंट होल्डर बाय अ डोमेस्टिक बैंक इन फॉरेन करेंसी इन अनदर कंट्री। जैसे मेरा अकाउंट, मान लो मेरा बैंक इंडिया का है, जैसे एबीसी कोई बैंक है इंडिया का है, मुझे यूएसए में वो बैंक मेंटेन, मुझे अपना अकाउंट मेंटेन करना है। तो यूएसए में मान लो मॉर्गन स्टैनली बैंक है, वहां पर मुझे अपना अकाउंट मेंटेन करना है फॉरेन करेंसी में। तो वो जो अमाउंट मेंटेन होगा फॉरेन करेंसी में यूएसए के बैंक में, मेरा बैंक का, वो होगा नोस्ट्रो अकाउंट। यानी कि जो मेरा डिपॉजिट है वो फॉरेन करेंसी में है बट दूसरे कंट्री के बैंक में। सिंपल सा टर्म है। वोस्त्रो होता है वो अलग होता है, वो मैं कभी बाद में आपको बताऊंगा। तो अभी नोस्त्रो को याद रखो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। एक्सिस विड्रोवल, अगर कोई भी स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर एक्सिस विड्रॉ करता है, यानी कि जितना अमाउंट विड्रॉ कर सकता है उससे ज्यादा उसने विड्रॉ कर लिया और वो उस अमाउंट को पे नहीं कर रहा विद इन 5 डेज, तो वो जो एंटिटी होगी जिससे अमाउंट बोरो किया है वो आरबीआई को रिपोर्ट कर सकती है विद इन 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। सो अब आते हैं अगली स्लाइड पे। ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 जो बैंक्स है, वो ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बेसिकली बैंक्स ही होते हैं जो कि फॉरेन एक्सचेंज वगैरह में डील करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में। और स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स जिनको अब अलाउ कर दिया गया है फॉरेन एक्सचेंज में बोरो करने के लिए, और साथ ही साथ में इसको, इन दोनों को हम ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 भी बोलते हैं, यानी कि ये फॉरेन एक्सचेंज में भी काम कर सकते हैं। तो इन सभी को, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एंटिटी को, चाहे वो कैटेगरी 1 का हो, कैटेगरी 2 का हो, कैटेगरी 3 का हो, अगर आपको फॉरेन करेंसी में एक्ट करना है या फिर काम करना है तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा 1919 के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ये याद रखो, राइट। अब यहां पर ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स और एसपीडीज यानी कि स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स जो कि क्लासिफाइड है एज ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 3, वो कौन से सेक्शन के तहत इनको बोला जाता है ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 3। तो सेक्शन 10(1) ऑफ फेमा 1999 के तहत हम ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक्स को और एसपीडीज को ऑथोराइज्ड डीलर कैटेगरी 3 बोल सकते हैं। अब ये जो एंटिटी है, दे आर अलाउड टू सेट द नूपल, नूपल क्या है, नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन लिमिट। फॉरेन एक्सचेंज में जब भी हमको डील करना होता है लाइक मेनली ट्रेडिंग के अंदर, तो उसमें एक ओपन पोजीशन लिमिट रहती है, एक टाइम होता है जब वो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म होता है वो ओपन होता है, उसमें आप या तो बाय कर सकते हो फिर आप सेल कर सकते हो। खैर उतना डेप्थ में नहीं जाना आपको, जो इंपॉर्टेंट है बस खाली वही पढ़ो। सो ये जो एंटिटीज है दे आर अलाउड टू सेट द नूपल यानी कि नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट। फुल फॉर्म याद रखो, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि फर्स्ट ओ का मीनिंग क्या है या सेकंड ओ की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ओ से ओवरनाइट और सेकंड ओ से है ओपन। सो नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन लिमिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल चार्ज ऑन फॉरेक्स रिस्क। यानी कि ये जो एंटिटीज है वो अपनी 25% कैपिटल का जो कैलकुलेशन है उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते या फिर उससे ज्यादा उनको अलाउ नहीं है कि वो ओपन पोजीशन में इन्वेस्ट करें। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट था। बाकी ये आप रीड कर लेना कि शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ द डीलर्स टोटल कैपिटल, टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल। तो ये आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है कि एक तो नूपल की फुल फॉर्म क्या है और दूसरा कितना अमाउंट एक्सीड उनको नहीं करना है परसेंटेज वाइज, जो 25% है। अब जैसे मान लो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है। मेरी कंपनी है एबीसी, मेरा जो कंपनी का कैपिटल है वो है 1000 करोड़। कितना है? 1000 करोड़। अब मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक इन्वेस्ट करना है, या तो बाय करना है या फिर मुझे सेल करना है। अगर मान लो बाय करना है तो मैं 250 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये रिस्की रहता है। कुछ नहीं पता, जब तक पोजीशन ओपन रहती है ना, आपको नहीं पता होता कि जहां आपने इन्वेस्ट किया है किसी फॉरेन करेंसी में उसमें आपको फायदा होगा या नहीं होगा।
जब वो पोजीशन क्लोज हो जाती है उसके बाद पता लगता है कि फायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। तो ये कहने का मतलब है, इसलिए आरबीआई ने बोला है कि 25% से ज्यादा भैया इन्वेस्ट नहीं करना, कैपिटल नहीं लगाना आपको इसमें। अब आते हैं अगली न्यूज पे। सो आरबीआई प्रपोज्ड फ्रेमवर्क टू एडमिनिस्टर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। तो आरबीआई ने एक अच्छा गेम खेला है, यानी कि अब जो बैंक्स वगैरह होंगे, जो लेंडर्स होंगे जो कि प्रोजेक्ट फाइनेंस करते हैं, उनका एक तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया है। कितना, अब देखते हैं। सो आरबीआई ने स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए हैं फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। याद रखो किसके लिए लिए हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए लिए है। अब इसको और ज्यादा एक्सपेंसिव बना दिया गया है लेंडर्स के लिए। लेंडर्स में आपका बैंक्स हो सकता है, कोई भी फाइनेंशियल एंटिटी हो सकता है जो कि लोन्स प्रोवाइड करते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए, जैसे कि पोर्ट्स वगैरह हो गए, रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्ट होंगे, एसेट्रा एसेट्रा जो भी होगा। अभी तक जो बैंक थे वो पूरे प्रोजेक्ट लोन अमाउंट का 0.4% साइड में रखते थे, लेकिन अब वो इंक्रीज कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 5%। लेकिन ये 5% एक बार में नहीं होगा, ये साल भर साल इंक्रीज होगा। कैसे होगा हम देखते हैं। तो ये ऐसे होगा, देखो यहां पर। देखो, तो आरबीआई का यानी कि सेंट्रल बैंक का एम है कि उसको इंक्रीज करना है। स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग होता है एक अमाउंट का कुछ हिस्सा निकाल के रख देना, वो 1 से 5% रहेगा ऑफ लोन्स जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस के लिए रखे जाएंगे। 1 से 5%, मैक्सिमम 5% है, ठीक है, ये याद रखना। अभी कितना था, 0.4% था। यानी कि अ बैंक हैज टू सेट असाइड अ मच हायर 5% ऑफ द लोन एक्सपोजर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन फेज। एक टाइम लिमिट होगी जिसमें बैंक को 5% तक जो लोन का प्रोविजन होगा, एक अमाउंट होगा। अगर मान लो बैंक आपको 1000 करोड़ लोन दे रहा है किसी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए, तो उस 1000 का 5% कितना हो गया, 50 करोड़ हो गया। तो 50 करोड़ बैंक को एज अ प्रोविजन रखना पड़ेगा जब उस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन फेज चालू होगा। और साथ ही साथ ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे ये जो अमाउंट है ये नीचे आता रहेगा जब हमारा प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, यानी कि उस पर काम फिनिश होके वो शुरू हो जाएगा। अगर रोड बना रहे हैं तो जब तक रोड का काम चल रहा है तो आपको 1000 करोड़ में से 50 करोड़ अमाउंट एज अ प्रोविजन, एज अ सिक्योरिटी रखना पड़ेगा। इनकेस अगर वो एनपीए बन गया तो आप उसको कवर कर सको। और जब वो रोड पूरा बन जाएगा, जब उस रोड पे गाड़ियां आनी शुरू हो जाएगी, वो ऑपरेशनल हो जाएगा, तब वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कितना हो जाएगा, तो जब ऑपरेशनल फेज होगा तो जो प्रोविजन होगा वो रिड्यूस होके कितना आ जाएगा, 2.5% आ जाएगा। और जब धीरे धीरे जो भी कंडीशंस वगैरह होगी, जब पूरा अमाउंट आपको सैंक्शन कर दिया जाएगा, यानी कि जो जो अमाउंट आपने बैंक से लिया था वो आप बैंक को वापस दे दोगे, तब भी उस केस में 1% की प्रोविजन आपको रखनी पड़ेगी। अब ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल है, तो उसको याद रखना कि अगर ऑपरेशनल होने के बाद भी आपको 1% की प्रोविजनल अलग से रखनी पड़ेगी, ताकि दिस इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट पॉसिबल अकाउंटिंग शॉक इन केस ऑफ द लोन टर्न्स बैड। अगर वो लोन किसी भी एक सेगमेंट पे या एक टाइम पे अगर पूरी तरीके से आपके पास नहीं आ पाता, या उस लोन को टैकल करने के लिए जो भी अमाउंट होगा वो सब आपको इससे कवर करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है। अब ये देख लेते हैं हम कि कितना कितना प्रोविजन था। तो ये देखो एक बार, तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है, मान लो आपको रोड बनाना है, ठीक है, आपको रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसमें 3 फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं, एक डिजाइन, उसकी पूरी डिजाइनिंग होती है कि कहाँ से हमको कितना की किस किस एरिया से हमको रोड निकालना है। उसकी जो पूरी डिजाइनिंग होती है, आर्किटेक्चर होता है, उसको हम डिजाइनिंग बोलते हैं। दूसरा प्रोसेस, जब आपने डिजाइन कर लिया तो फिर उसको आप कंस्ट्रक्ट करना शुरू करोगे, बनाना शुरू करोगे। कंस्ट्रक्शन जब खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, उसके बाद उसका ऑपरेशन शुरू होगा, यानी कि उसका यूज किया जा सकता है। तो 3 फेज होते हैं। तो आरबीआई के अनुसार जो प्रोविजनिंग होती है ना, कुछ परसेंटेज निकालने की, जब वो आपका कंस्ट्रक्शन फेज चालू होगा, याद रखना डिजाइनिंग के टाइम पे कोई भी आपको प्रोविजनिंग नहीं करनी। प्रोविजनिंग तभी शुरू होती है जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता है।
अगर आपने मकान का पूरा प्लान बनाया है तो उस टाइम कोई भी प्रोविजनिंग बैंक आपके लिए नहीं निकालेगा। लेकिन जैसे ही आप मकान का काम शुरू कर दोगे तो बैंक आपके लोन के अमाउंट की कुछ परसेंटेज प्रोविजनिंग, कुछ हिस्सा साइड में रख देगा। तो उसी केस में बता रहे हैं कि जब कंस्ट्रक्शन फेज चालू होगा तो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोविजन, यानी कि उनको अमाउंट निकालना पड़ेगा कितना, 2% बाय 31 मार्च 2025 तक। ये याद रखना, 2% है 31 मार्च 2025 तक। फिर आप 1.5% का ऐड करते रहो इस प्रोविजनिंग में, और हर साल एवरी ईयर बढ़ाते रहो। ये टेक्निक याद रखो। 31 मार्च 2025 तक 2% था, फिर 31 मार्च 2026 तक 3.5% हो जाएगा, फिर 31 मार्च 2027 तक 5% हो जाएगा। तो 5% तक की मैक्सिमम प्रोविजनिंग ग्रेजुअली धीरे धीरे ये लेके आएंगे। ये था पूरा समझाने का मेरा मतलब। अब आते अगली पे। तो ये जो भी प्रोविजनिंग होगी, ये मैंने आपको बताया है कि अगर आपका लोन इनकेस बैड टर्न होता है तो उसको टैकल करने के लिए होता है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं। ये तो बात थी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के बारे में। अब इसी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर कुछ कंसोर्टियम लैंडिंग होती है। जैसे कि मान लो कि आपको 1,000 करोड़ रुपए की अमाउंट की जरूरत है एक रोड बनाने के लिए, और किसी पर्टिकुलर बैंक के पास इतना अमाउंट नहीं है कि आपको सैंक्शन कर सके। तो आप दो या दो से ज्यादा, ठीक है, दो या दो से ज्यादा जो एंटिटीज होती है, जो फाइनेंशियल सेक्टर्स होते हैं, उनकी हेल्प लेते हो, और वो जो मिलके आपको लैंडिंग देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको कहते हैं कंसोर्टियम लोन्डिंग। ठीक है, सॉरी, कंसोर्टियम लैंडिंग। सो इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस के केस में अंडर किसके, कंसोर्टियम अरेंजमेंट या फिर कंसोर्टियम लैंडिंग, वेयर द एग्रीगेट एक्सपोजर बोरोविंग is up to 1500 crore, each lender should have a minimum exposure of 10%। अगर आपको 1500 करोड़ तक का अमाउंट बोरो करना है, और ऐसे में अगर आप किसी लेंडर के पास जाते हो तो उस लेंडर को आपके पूरे प्रोजेक्ट का, जैसे मान लो आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट 1300 करोड़ रुपए है, यानी कि 1500 करोड़ की रेंज के अंदर अंदर है। तो ऐसे में अगर आप दो या दो से ज्यादा एंटिटीज को अप्रोच करते हो तो उन एंटिटीज को, हर एक एंटिटीज को कम से कम आपकी प्रोजेक्ट का 10% एक्सपोजर निकालना पड़ेगा, जो कि इसका होगा 130 करोड़ रुपए। ऐसे ही 1500 का होगा 1500 करोड़ रुपए, 1500 करोड़ का होगा 150 करोड़ रुपए। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर मान लो कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 2000 करोड़ रुपए। अब ये सेकंड कैटेगरी में आ गया, कितनी आ रही है, 2000 करोड़ रुपए। तो जो भी इंडिविजुअल एंटिटी होगी जो कि आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, उनका जो लैंडिंग होगी वो 5% से कम नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 150 करोड़ तक। ठीक है, या तो 5% या फिर 150 करोड़। अब वो एंटिटी चाहे तो 100 करोड़ से ज्यादा तक आपको सैंक्शन कर सकती है, या फिर 150 करोड़ तक आपको सैंक्शन कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये चीज याद रखना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, इनको याद रख लो। तो ये हमारी पूरी न्यूज कवर हो चुकी है। मैंने आपको पूरा समझा दिया है कि कैसे क्या प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की अप्रोच है, कितना क्या प्रोविजन है, कितना कितना रहेगा टाइमली। और आपको मैं अगेन बता देता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन फेज चालू होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, तो उस केस में 31, थोड़ा सा मैं साफ लिख दूं अच्छा सा ताकि आपको अच्छा लगे देखने में। सो 31 मार्च 2025 तक 2% प्रोविजनिंग का आपको निकालना पड़ेगा, और 31 मार्च 2026 तक 3.5%, 31 मार्च 2027 तक 5%। तो हर साल 1.5% का इजाफा, इंक्रीज हो रहा है। ये आपको याद रखना है। पहले जो प्रोविजन था प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का वो 0.4% था, अब कितना लाई करेगा, 1 से 5%। मैक्सिमम कितना है, 5%। ये आपको याद रखना है। और कंसोर्टियम लैंडिंग के केस में कितना क्या रहेगा, अगर 150 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है,
अगर 150 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है, सॉरी 150 कह रहा हूं मैं, 1500 करोड़ तक का अगर आपका प्रोजेक्ट है तो उसका 10% तक देना पड़ेगा मिनिमम। मिनिमम ही था ना, एक बार देख लेते हैं हम। कहाँ गया भैया? हाँ ठीक है, तो इतना आपको देना पड़ेगा। और अगर इससे ज्यादा का है, अगर 1500 से ज्यादा का है तो 5% या फिर और 150 करोड़ तक का प्रोविजन देना पड़ेगा। ये बस आपको याद रखना है। ये था पूरा मुद्दा कहने का कि कितना क्या अमाउंट होगा, कितना क्या आपको लैंड करना है। सो इस न्यूज को एक बार दोबारा पढ़ लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इन द केस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस अंडर कंसोर्टियम अरेंजमेंट, अगर आपका जो एग्रीगेट यानी कि एक लमसम में जो आपका बोरोविंग है वो 1500 करोड़ तक का है, तो हर एक लैंडर या फिर फाइनेंशियल एंटिटी जो कि आपको लोन प्रोवाइड कर रही है शुड हैव अ मिनिमम एक्सपोजर ऑफ 10%, वो 10% तक का आपको लैंड करना उसको पड़ेगा। इससे ज्यादा का है, 1500 से ज्यादा का है तो या तो 5% कम से कम या 150 करोड़ तक का आपको लैंड करना पड़ेगा, यानी कि देना पड़ेगा अमाउंट। तो ये पूरी न्यूज थी हमारी आरबीआई की फर्स्ट और सेकंड वीक की। हमारा बैंकिंग का नेक्स्ट लेक्चर होगा जो कि एक या फिर 2 पार्ट में होगा। तो आई होप फ्यूचर ऑफिसर्स आपको पूरा समझ में आया होगा। सो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको आरबीआई आरआरबी पीओ की मेंस की स्ट्रेटजी देखनी है या फिर करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी देखनी है तो जाके आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों को ज्वाइन कर लेना। और उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, पूरा समझ में आया होगा। कोई भी न्यूज होती है या कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से मेहनत करो और एग्जाम में गर्दा उड़ा के आना।